नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन है क्या और प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों प्राइवेटाइजेशन को लाया जा रहा है। आप सब ने जैसे सुना होगा कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट हमारी जो सत्ता में आई है 2014 के बाद से, उसके बाद से काफ़ी ऐसी हमारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ थी, काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको क्या प्राइवेट के अंदर तब्दील किया जा रहा है, यानी प्राइवेट स्टेक होल्डर उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसके आगे हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन जो है कब से स्टार्ट हुआ है। क्या ऐसा नहीं है कि मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, उससे पहले से भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो बातें होती रही हैं और कुछ कंपनियां ऐसी थी उस टाइम पे उनको प्राइवेटाइज किया गया था। इसके आगे हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें, प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं किससे, गवर्नमेंट से लेकर के उसको ट्रांसफ़र किसको करते हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर को उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, किन मुद्दों को लेकर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, तो सबसे पहले इसका मुद्दा था कि ये इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ये उसकी सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, उसको एफिशिएंट बनाएगा, उसकी फंक्शनिंग को और अच्छा करेगा, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। क्यों इसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कंपनी या कोई पर्टिकुलर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लीजिए आप, कि रेलवे जैसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, अगर इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो प्राइवेटाइज करने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या करेंगे कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि उनको अपनी लेबर से काम करवाना है, रेलवे को जो है उनको फायदे में रखना है क्योंकि उसका उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और इसके बाद में जो है उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, और वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बाद में क्या होगा कि इंडिविजुअल का जो है, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर है, उसका इंडिविजुअल का प्रॉफिट और लॉस होगा, तो इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के लिए जो है ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पूरा जोर लगा देगा, इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। अगला अगर हम बात करें तो फिस्कल बेनिफिट, सबसे पहले इसका दूसरा जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेट तो करेगा ही, साथ में गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो भी कम होगा इससे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग करने की, लुक आफ्टर करने की, उसको फंडिंग करने की, उसके लिए बजट अलॉट करने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला इसकी बात करें तो रिड्यूस करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, क्योंकि अगर मान ले कोई पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है जिसको पूरे पब्लिक जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसको वो चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी हो सकता है। जो ऐसे कुछ बड़े नेता हैं या कुछ बड़े अधिकारी हैं जो उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा उसके अंदर इंटरफेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल जिसने उसका जो स्टेक होल्डर है, जिसने उसके अंदर उसको लिया है, मीन्स गवर्नमेंट से जिसको ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। अगला ये इसका फायदा क्या होगा कि इंक्रीज करेगा कंपटीशन को, क्योंकि ये क्या है कि उसके अंदर ऐसा नहीं कि एक ही स्टेक होल्डर है, कई ऐसे स्टेक होल्डर होंगे जो क्या है कि किसी भी कंपनी को जिसका कोई ऑक्शन हो रहा है या गवर्नमेंट जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है, तो उसको लेने के लिए जो है लाइन में लगे होंगे, तो ये एनकरेज करेगा कंपटीशन को, और जो है ऐसे नए इनोवेशन लेके आएगा और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव भी करेगा। इसके आगे क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इससे जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि जो विदेश की जो कंपनियां हैं वो इसके बाद से ही, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद से ही जो है हमारे देश के अंदर आकर के अपना व्यापार कर सकती हैं, और जो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है हमारी देश की वो बढ़ेगी उससे। इसके अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि प्राइवेटाइजेशन कब और कैसे शुरू हुआ था, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि 1947 में हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 से लेकर 1990 तक, 1990 तक जो है हमारी जो
इकोनॉमी की अप्रोच थी वो क्या थी, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच थी 1947 से 1980 में। उस टाइम पे देश जब हमारा आज़ाद हुआ था उसके बाद में पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर सरकार ने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके अंदर अगर हम बात करें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन से थे, जैसे स्टील की कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी, हैवी मशीनरी से रिलेटेड कंपनियां थी, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो BSNL वगैरह आपका है उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए थे, एनर्जी एंड एविएशन से रिलेटेड काफ़ी ऐसी कंपनियां थी जो कि पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी, जो कि गवर्नमेंट के सीधा जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था जिनके ऊपर, मीन्स गवर्नमेंट ही उसको रन करती थी। लेकिन उसके बाद में क्या है कि ये जो कंपनियां थी इसके अंदर जो मतलब ब्यूरोक्रेट जो थे, जो इसको चलाते थे, या इसके अलावा जो इसके अंदर एम्प्लॉय काम करते थे, उन्होंने जो है इतना अच्छा आउटपुट उनसे नहीं मिला। और रिजल्ट क्या हुआ कि ये कंपनियां धीरे धीरे करके जो है घाटे के अंदर जाती रही और गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन बढ़ता रहा। और 1980 तक आते आते जो है गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी मतलब कुछ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हुई, काफ़ी इनको चैलेंज फेस करना पड़ा, प्रोडक्टिविटी को लेकर भी, सर्विस की क्वालिटी को लेकर भी, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को लेकर के भी। तो उससे क्या हुआ था कि ये कंपनी धीरे धीरे जो है नुकसान के अंदर जाती चली गई। और उसके बाद में ही ऐसा ये विचार आया था गवर्नमेंट के दिमाग में कि इनको क्यों ना प्राइवेटाइज किया जाए। तो शुरुआत में क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो क्या है कि पार्शियल प्राइवेटाइजेशन हुआ था। आगे हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कितने प्रकार का होता है। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता कि कुछ कंपनियों के कुछ परसेंट हिस्सेदारी प्राइवेट स्टेक होल्डर को दी गई थी, बाकी की हिस्सेदारी और मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था। अगर हम बात करें 1991 तक आते आते इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारे देश के अंदर आया था और उसके अंदर जो रिफॉर्म लिए गए थे उसके अंदर सबसे मेन है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी हमारे देश में लाई गई थी। उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने वो जो है इस पॉलिसी को लेकर के आए थे। और इसके बाद में हालांकि इस पॉलिसी ने के लाने के बाद में काफ़ी कुछ हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए भी थे। और ये जो प्राइवेटाइजेशन लाया गया था उस टाइम पे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे, उसका रिजल्ट क्या रहा था कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे पेट्रोल केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थी, या भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन थी, इन सबको क्या है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर के लिए ओपन कर दिया गया था कि प्राइवेट स्टेक होल्डर इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ले सकते थे। अगर हम बात करें करंटली लैंडमार्क क्या है प्राइवेटाइजेशन के अंदर, तो जैसे एयर इंडिया को 2021 के अंदर क्या है टाटा सन्स ने इसको मतलब कि एक्वायर किया है। और इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पूरा इसका जो होल्डिंग है वो अपने हाथों में ले लिया है। और अगर इसके आगे हम बात करें जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम वाली जो कंपनी है, उसके अंदर भी क्या है कि उसके इंटायर स्टेक को सेल करने के लिए जो है प्राइवेट इन्वेस्टर काफ़ी हद तक मतलब उनके अंदर कंपटीशन है कि वो उसको लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट उसको सेल करने में लगी हुई है। अब अगर हम बात करें कितने टाइप का प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं होता कि आप मतलब क्या कि बस गवर्नमेंट अपना पीछा छुड़ा ले और मतलब प्राइवेट स्टेक होल्डर जो है उसका पूरा कंट्रोल ले लें। 3 टाइप का प्राइवेटाइजेशन बताया गया है। पहला होता है फुल प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि एयर इंडिया का हुआ है, टाटा सन ने जिसको एक्वायर किया है, कि इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस अब इसके अंदर है ही नहीं, कि ना तो गवर्नमेंट इसका मैनेजमेंट देखेगी, ना इसका कुछ मॉनिटरिंग देखेगी, इसके स्टाफ का रिक्रूटमेंट है, इसका फंड बजट जो भी है वो सारा टाटा सन्स ग्रुप जो है वो देखेगा। इसके आगे होता है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन, जैसे क्या कि हमारे रेलवे के अंदर है, कुछ ऐसी रेलें चलाई गई हैं जैसे आपकी वंदे भारत वगैरह होगी, जिसके अंदर क्या है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर की जो है हिस्सेदारी है। इसके आगे एक होता है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी जो है मॉनिटरिंग के लिए किसी प्राइवेट अथॉरिटी को, किसी प्राइवेट कंपनी को जो है जिम्मेवारी सौंप देती है, उसको जो है उसका स्टेक होल्डर बना देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई एग्जाम जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करवाना चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है खुद उस एग्जाम को कंडक्ट ना करवा के किसी प्राइवेट बॉडी को से उसको कंडक्ट करवा रही है, किसी प्राइवेट अथॉरिटी से उसको कंडक्ट करवा रही है। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे एफकेट का एग्जाम होता है, जो एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर लेवल में की रैंक है जो उसके अंदर आने के लिए, तो उसका जो एग्जाम का जो कंडक्ट वो कौन करवाता है, सीडेक करवाता है, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कंडक्ट करवाती है। अभी अगर हम बात करें कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है प्राइवेटाइजेशन के, तो सबसे पहला इंपैक्ट है जॉब लॉस वाला, कि पहले जो गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करती थी, जो एम्प्लॉय का सिलेक्शन करती थी, उसके अंदर क्या है काफी एम्प्लॉय को रोजगार मिलता था। तो अभी ये सिचुएशन जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद में आ गई है कि जॉब लॉस का जो खतरा लोगों को होने लगा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट थोड़ा भी कम हुआ है।
अगला क्या है कि सर्विस एक्सेस, कि कई ऐसे जो मतलब लो इनकम ग्रुप जो है हमारे, वो हो सकता है कि जो सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वंदे भारत जैसे ट्रेन है, उसका किराया क्या 1500 रुपये है। अगर दूसरी ट्रेन कोई एसी ट्रेन अगर उसका किराया 700 रुपये था तो उसको क्या लो इनकम ग्रुप एक्सेस कर सकता था इजीली। लेकिन क्या है, इन्होंने वंदे भारत ने क्या फैसिलिटी तो दे दी, लेकिन फैसिलिटी के साथ में अपना फेयर इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो लो इनकम ग्रुप है वो उस सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो लो इनकम ग्रुप जो है वो इस एडवांटेज से डिप्रीव हो गए एक किस्म से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोनोपोली रिस्क इसके अंदर रहता है, क्योंकि प्राइवेट स्टेक होल्डर का क्या है कि मोनोपोली हो जाती है, उसका गवर्नमेंट के अंदर उसका कुछ इंटरफेरेंस रहता नहीं है, गवर्नमेंट सारा उसका ओनरशिप और कंट्रोल जो है प्राइवेट स्टेक होल्डर को अपना ट्रांसफर कर देती है। तो उससे क्या है कि वो अपने हिसाब से फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को या उस संस्था को चलाने लगते हैं। अगला शॉर्ट टर्म फोकस, उनका मेन जो इनका मेन जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर जो हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर किसी भी कंपनी की ओनरशिप को लेते हैं, उनका क्या मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग का। तो उसको प्रॉफिट मेकिंग को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा रही हैं और आगे ना प्रोवाइड करवा पाए। अगला अगर हम बात करें कैसे इसको इंप्रूव किया जाता है, इसके अंदर जो जो खामियां हैं उसको, तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए इंडिपेंडेंट, जो कि इसकी मॉनिटरिंग को देखे। भले ही प्राइवेट स्टेक होल्डर को आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी आपको बनानी चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी देखे, उसकी फंक्शनिंग को देखे, उसके एम्प्लॉय जो है उनके वेलफेयर को देखे कि किस टाइप की वो पॉलिसी जो है अपने सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट करें, उन सब का ऊपर जो है नजर बना के रखे। नेक्स्ट जो है आपका कंपटीशन लॉज, ऐसे आपको कंपटीशन लॉज बनाने होंगे कि जो उनके लिए मैंडेटरी हों, कि सभी प्राइवेट स्टेक होल्डर को वो जो है मैंडेटरी फॉलो करने होंगे। थर्ड है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर है उनके राइट को आपको जो है सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए जो है ऐसे प्रोटेक्टिव लॉज ऐसे बनाने होंगे जिससे कि उनको ये फील नहीं हो कि गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो गवर्नमेंट अभी हम जो है अगर उनको शिकायतें हैं, कुछ उनकी कंप्लेंट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो वो किसको अप्रोच करें। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे जो है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कुछ उनको फंडामेंटल ऐसे राइट कुछ देने होंगे।